हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम गोल टू। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पॉलिटी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर और बिहार पुलिस कांस्टेबल इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न में संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत सरकार भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना कर सकती है। तो यदि आपने पॉलिटी के सिलेबस को अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से आंसर कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में यह प्रावधान है कि भारत जो सरकार है वो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उसकी स्थापना कर सकती है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक ना। ये अच्छा किस भाग में है, तो भारतीय संविधान के भाग 1 में यह प्रावधान वर्णित है ना। भाग 1 में ही अनुच्छेद 1 है। तो इस अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, तो इसमें कहता है कि भारत जो संघ है और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में चर्चा मिलती है। और भाग 1 के जो अनुच्छेद 3 है, इस अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है, तो इसमें प्रावधान है कि जो वर्तमान राज्य है, इस राज्य में इसके सीमाओं, इसको क्षेत्र, इसके क्षेत्रों, इसके नामों आदि में परिवर्तन करके यहाँ से एक नए राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, जो कि यह अधिकार भारत सरकार को है और वो संसद के माध्यम से यह काम करती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अनुच्छेद 4 इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैंने इसको ओवरऑल समझा दिया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाग 1 में ही अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान है ना। तो 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को और अपना आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। यानी संविधान के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत जो है कि नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। ठीक है, बात करते हैं कि नागरिकता, तो नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 में दिया गया है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसमें दिए गए हैं, है ना। तो 5 से लेकर 11 के बीच में अनुच्छेद 9 आता है, जो कि यह प्रावधान करता है कि नागरिकता की समाप्ति किस किस आधार पे हो सकती है। ठीक है, तो संविधान में अनुच्छेद 9 के तहत नागरिकता की समाप्ति के प्रोविजंस है, लेकिन जब 1955 का नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था उसके तहत 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति का प्रोविजन किया गया। ठीक है, कि किस प्रकार से नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें पहला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अदर कंट्री की नागरिकता ग्रहण कर ले तो इस कंट्री की उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग देता है इस कंट्री की। ठीक है, और तीसरा है कि यदि भारत सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता से बर्खास्त कर दे, ठीक है, नागरिकता से वर्जित कर दे, ठीक है, तो उस चीज़ से वजह से क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको समझा दिया है। ठीक, अच्छा अब चलते हैं अनुच्छेद 10 पे। अनुच्छेद 10 में दिया गया है कि जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से जो भारत के नागरिक हैं वो उनकी भारत की नागरिकता बरकरार या बने रहने की बात कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 कहता है, क्योंकि अनुच्छेद 12 मूल अधिकार यानी संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार में आता है और मौलिक अधिकार का पहला ही अनुच्छेद है अनुच्छेद 12, और वो राज्य की परिभाषा की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 13 जो है ये बताता है कि जो भी कानून, जो भी ऐसे अधिनियम हैं जो मौलिक अधिकार का हनन करते हों 1950 के बाद से जब संविधान लागू होगा, वो क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार पे अगर कोई प्रभाव आता है तो वो क्या होंगे, तत्काल प्रभाव से शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस भाग में है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया था,
इस क्वेश्चन को, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फिर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संविधान के जो भाग 1, चूँकि इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है, तो इसी में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो चर्चा दी गई है वो संविधान के भाग 1 में और उसके आर्टिकल 1 में दिया गया है, ठीक ना। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। अच्छा, चलते हैं भाग 2 में। भाग 2 में क्या दिया गया, जैसे मैंने बताया था पहले कि भाग 2 में नागरिकता का प्रोविजंस है, ठीक है, और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में दिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मूलतः थे 7, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, और इस मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं, ठीक है। बात करते हैं भाग 4 का, जिसमें दिया गया है DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है, और इसको बोलते हैं हिंदी में राज्य के नीति निषेध तत्व, और ये इसमें दिया गया है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फ्रेंड, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग एक नया राज्य बना, तो यह प्रक्रिया या प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में दिया गया अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 4, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 5 और ऑप्शन डी में दिया गया अनुच्छेद 7। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही एक दूसरे क्वेश्चन में इसको समझा दिया मैंने बच्चे से, ठीक है। तो अच्छा, 3 में क्या कहता है, 3 में वही कहता है जो मैंने बताया था पहले। इसमें कहता है कि जो वर्तमान राज्य हैं उसके क्षेत्रों, नामों, सीमाओं और उसके किसी भाग में परिवर्तन करके एक नया राज्य बनाया जाए, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे ये तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है जो झारखंड बना बिहार से अलग करके, ठीक है। बात करते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो बना, उत्तराखंड भी बना है ना यूपी से अलग करके, तो यूपी से अलग करके जो उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, तो वो भी इस अनुच्छेद 3 के तहत ही बनाया गया था, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को, तो वो भी मध्य प्रदेश, तो वो भी अनुच्छेद 3 के तहत ही बनाया गया था, ठीक है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया है अलग करके, वो 2 जून 2014 को, तो वो भी अनुच्छेद 3 के तहत ही बनाया गया है। तो अनुच्छेद 3 के तहत ही बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन होते हैं ना उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक साधारण बहुमत से किया जाता है, ठीक है। ये संसद साधारण बहुमत से ये काम करती है, किसी राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करके नए राज्य बनाती है, वर्तमान राज्य से अलग एक नए राज्य बनाती है। वो संविधान संशोधन नहीं कहा जाता है क्योंकि वो साधारण बहुमत से होता है संविधान में, संसद के द्वारा, ठीक है। चलते हैं। अच्छा, इसमें 4 दे रहा है अनुच्छेद, तो इसके बारे में तो ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं एग्ज़ाम में। अनुच्छेद 5 कह रहा है, 5 में यह है कि जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के समय जो भारतीय लोगों की नागरिकता थी या फिर है वो दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 7 में दिया गया है कि जो लोग, ठीक है, मतलब 7 भी आता है नागरिकता के अंतर्गत, और इसमें दिया गया है कि जो नागरिक पाकिस्तान को प्रव्रजन हुए उन कुछ लोगों की जो है नागरिकता के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए, ठीक है। ये अनुच्छेद 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रेंड, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 को निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो संविधान के भाग 2 जो कि नागरिकता की बात करता है, इस नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है, इन्हीं के बीच जो आर्टिकल 11 है, ठीक है, ये 11 आर्टिकल है, इसी में ये कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है, जो भी अधिनियम है, वो बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है, ठीक है। जो भी कानून बनाएगी वो संसद उसको बनाएगी, ठीक है। तो संसद ने ही इसी अनुच्छेद 11 के तहत 1955 का पहला नागरिकता अधिनियम पारित किया, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा,
ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत बनाया गया एक अधिनियम है। ठीक है ना। बाकी बात करते हैं अनुच्छेद 8 का। अनुच्छेद 8 में ये सभी दिए गए प्रोविजंस, जैसे कि ये जो जो होते हैं एनआरआईज वगैरह, ठीक है, और जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं, इनके बारे में दिया गया प्रोविजंस। 7 मैंने बता ही दिया है कि जो लोग पाकिस्तान को प्रव्रजन करके उन कुछ लोगों की नागरिकता, और 5 में दिया गया है कि जो संविधान के लागू होने के समय से अभी तक जो लोग हैं उनकी नागरिकता। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, कि कौन सा प्रोविजंस किस देश के संविधान से अपनाया गया है, लिया गया है। ठीक है, आई होप कि आपने पढ़ा होगा कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और भारतीय संविधान में जो अच्छे लगे, जो प्रोविजंस भारत के लिए जो सूटेबल थे, वो वहाँ से उठा के भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, है ना। तो बताना है इसमें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मौलिक अधिकार का जो प्रोविजंस है, फंडामेंटल राइट, वो कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से अपनाया गया है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है कनाडा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रोविजंस भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 का पार्ट है और इसमें अनुच्छेद क्या क्या आते हैं, तो 12 से लेकर 35 तक इसमें अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार मूलतः 7 प्रकार के थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 से एक जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी चलते हैं, इसमें ऑप्शन ए में रूस दिया गया, तो रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और जो पंचवर्षीय व्यवस्था तो हम लिया ही गया है, और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो लिया गया है संविधान में, वो रूस से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया, जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, वो लिया गया है जापान से। ठीक है, अच्छा कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया है जो भारतीय संघीय व्यवस्था है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था है, ठीक है, वो कनाडा से लिया गया है। ठीक ना, जो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ वगैरह हैं, ठीक है, अच्छा ये सब है जो सब कनाडा से लिया गया है ना। तो इस तरीके से ना आप इन सभी ऑप्शन वाइज करके भी आप अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है। फ्रेंड्स मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में से हटा दिया गया, ठीक है, और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक ना। तो बताना है कि अब जो ये संपत्ति का अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स संपत्ति के अधिकार, आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार मूलतः, ठीक है, मौलिक अधिकार में था, तब संपत्ति के अधिकार को मिलाकर 7 हुआ करते थे। उसके बाद से 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ और इस मौलिक अधिकार को संविधान के आर्टिकल 31 से हटा करके संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया। तो संपत्ति का जो अधिकार है अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब एक वो कानूनी अधिकार है और वो संविधान के भाग 12 के अंतर्गत है, ठीक है, संविधान के भाग 12 के अंतर्गत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। भाग 9 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो भाग 9 में दिया गया है, वो दिया गया है पंचायती राज के बारे में दिया गया है। भाग 9 में क्या दिया गया है, पंचायती राज के बारे में दिया गया है। भाग 10 में क्या दिया गया फ्रेंड्स, तो भाग 10 में दिया गया है, इसमें दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, इसके बारे में 10 में दिया गया है।
11 में क्या दिया गया है? 11 में दिया गया है संघ और राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध दिया गया है, और इसमें विधायी व प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं। विधायी व प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक दिया गया है, और जो प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं, अच्छा इसमें 11 में बात कर रहा हूँ कि जो विधायी संबंध है वो दिए गए हैं अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक, और जो इसमें प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं वो 256 से लेकर 263 तक दिया गया है। ठीक है, तो विधायी और प्रशासनिक संबंध केंद्र राज्य के बीच भाग 11 में दिया गया है। और मैंने बता दिया कि वित्त संपत्तिवाद वगैरह जो दिए गए हैं वो संविधान के भाग 12 में दिए गए हैं, और इसी भाग 12 में ही संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा करके इस भाग 12 में 308 क, ठीक, आर्टिकल 300 क में शामिल कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, तो आपके सामने 4 दिए गए हैं संविधान संशोधन अधिनियम, तो बताना है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए नहीं होगा, इस क्वेश्चन को हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक ना, बात करते हैं जो अनुच्छेद 21A है, जो अनुच्छेद 21A है वो शिक्षा के मौलिक अधिकार से, किससे है? शिक्षा के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, इसको 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 2002 के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, ठीक है, इसको संविधान में अनुच्छेद 21(1) के रूप में जोड़ा था। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, बाकी इसमें दिया गया है और भी सब दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है 42वां संविधान संशोधन। इस 42वां संविधान संशोधन को ना मिनी संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मतलब संविधान का काफ़ी जो बड़ा पोर्शन जो अमेंडमेंट किया गया है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया है 1976 में। ठीक है, प्रस्तावना में जो पहली बार जो संशोधन किया गया था, पहली बार संशोधन प्रस्तावना में वो 1976 के 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, और उसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता वर्ड को 3 वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है, बाकी इसमें दिया गया 44वां संविधान संशोधन, ये भी काफ़ी अपने आप इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी विधेयक को, कोई भी विधेयक जो उसके पास जाता है कानून बनने के लिए, उस विधेयक को वो मंत्रिमंडल के पास वापस कर सकता है। ठीक है, वापस कर सकता है पुनर्विचार करने के लिए, है ना। बाकी और भी इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। काफ़ी अमेंडमेंट जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था ना, उसको 44वां संविधान संशोधन से वापस भी कर दिया गया। ठीक है, उसको मतलब वापस बदल दिया गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। ठीक है, अब तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ एक बार। जैसे मैंने बताया इसके पहले क्वेश्चन में कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक बार इसमें अमेंडमेंट किया गया है, और अमेंडमेंट करने के बाद से उसमें 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को उसमें ऐड किया गया। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ते हैं प्रियम्बल में, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ठीक, अखंडता और उसमें, ठीक ना, पंथ और समाजवाद, तो ये जो तीनों वर्ड इसमें अब हमको दिखते हैं तो ये मूलतः प्रस्तावना में नहीं थे। ठीक है, इसको 1976 में शामिल किया गया था प्रस्तावना में। कभी भी क्वेश्चन आए कि कितनी बार हुआ है अमेंडमेंट, तो सिर्फ एक ही बार हुआ है अमेंडमेंट, इसके बार कभी नहीं हुआ है। ठीक ना, और प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और प्रस्तावना संविधान में जो प्रस्तावना का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है
आपको अमेरिका से, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना, ये वही प्रस्तावना है जब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। तो इसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था और आगे चल के यही प्रस्तावना का रूप बना, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 पे। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम में काफ़ी बार आया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स विधि के समक्ष जो समानता है ना, ये संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 14 है वो मौलिक अधिकार का भाग है, मौलिक अधिकार का भाग है। और मौलिक अधिकार में ना जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं, समानता का अधिकार, क्या, समानता का अधिकार, इस समानता के अधिकार में ही अनुच्छेद 14 आता है और इसी में है विधि के समक्ष समानता। अच्छा, ये विधि के समक्ष समानता है, ये जो पद है ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। लेकिन इसमें एक और पद है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, तो ये लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अनुच्छेद 12 कहता है, ये भी मौलिक अधिकार का ही भाग है। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य का परिभाषा। अनुच्छेद 13 कहता है ये भी मौलिक अधिकार के भाग है। और ये 13 कहता है कि जो एक कहता है मतलब एक सिद्धांत है, उसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत है। और उसमें वे सभी कानून जो संविधान लागू होने के बाद तक बने रहे तो और वो मूल अधिकार के अगेंस्ट में है, अगर मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं वो तत्काल प्रभाव से शून्य हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 15 ये कहता है, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, चाहे मतलब किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, लिंग, ठीक है, कास्ट, इन सब के आधार पे उससे सरकार भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, जब जो भी मौलिक अधिकार मिले हैं ना, जो भी अधिकार मिले हैं किसके अगेंस्ट में मिले हैं? ये हमको एक पॉलिटिकल राइट मिला है, सरकार के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मिले हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये सरकार के खिलाफ है, सरकार के विरुद्ध मिला हुआ है मौलिक अधिकार, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रहे ये टॉपिक, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आच्छादन का सिद्धांत, अभी मैंने इस क्वेश्चन के पहले ही बताया था कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आप आंसर लगा लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 13 में दिया गया है, ठीक ना। माने इसमें वही कानून, कहने का मतलब है कि जब संविधान लागू 1950 में, तो अच्छा 1950 में लागू हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत सारे कानून तो बने थे ऑलरेडी, जो ऐसे कानून थे जो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे थे। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद से अब चूँकि हमको मौलिक अधिकार तो मिल गया है, संविधान हमको मौलिक अधिकार दे दिया है, लागू हुआ तब से सबको मौलिक अधिकार मिल गया। तो अब ये कानून जो है, जो पहले संविधान लागू होने से पहले मौलिक अधिकार का हनन जरूर कर रहे थे, हालांकि हम उस वक्त गुलाम थे, ठीक है। तो अब ये सब कानून, ठीक है, ये 1950 के बाद से शून्य हो जाएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार को प्रभावित करेंगे तो ये कानून अब शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। या फिर 1950 के बाद से ऐसा कोई भी कानून बनता है जो मौलिक अधिकार का हनन करता है वो शून्य हो जाएगा तत्काल प्रभाव से। तो ये कहता है आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है। अनुच्छेद 12 में दिया गया है, अनुच्छेद 12 में दिया गया है कि जो राज्य की परिभाषा है, मतलब राज्य किस किस रूप में कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, मतलब राज्य की परिभाषा दी गई है। आप उसको पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल दिया गया है उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद दिया गया 14 में वही समानता का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। और इसमें अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 15 कह रहा है कि वही किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति से राज्य भेदभाव नहीं करेगा, धर्म, जाति, लिंग, वंश, परंपरा इत्यादि के आधार पर, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समान संरक्षण का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको भी मैंने बता दिया है पहले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, ठीक ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। तो विधि के समक्ष जो विधि के समान जो संरक्षण है, ये प्रोविजंस संविधान के आर्टिकल 14, ठीक है, जो कि संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का भाग है, इसमें दिया गया है। ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। वही बात करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है?
विधि के समक्ष समानता वो लिया गया ब्रिटेन से। रूस से क्या लिया गया, रूस मैंने बता दिया है कि मौलिक कर्तव्य का प्रोविजन लिया गया है। यहाँ पे जो भी न्याय की प्रोविजंस हैं, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, और पंचवर्षीय योजना की जो प्रोविजंस या व्यवस्था है वो सब लिया गया रशिया से, ठीक है। और जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये चीज़ है जापान से ली गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस भाग में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया है। तो इनमें से बताना है कि किन किन में, ठीक है, 42वां अमेंडमेंट किया गया है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको भी मैंने बता दिया पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ कहीं ना कहीं सब इंटरलिंक है, ठीक है। और मैं संविधान के काफ़ी शुरुआती भागों से ही क्वेश्चन मतलब इसमें सेट किया हूँ, अभी बहुत सारा भाग बाकी है। तो इस शुरुआती भागों से इतना बढ़िया इतना शानदार क्वेश्चन मैं आपको सेट कर दिया हूँ, आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना में ही 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में ही अमेंडमेंट किया गया है, और सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, और इसमें 3 वर्ड पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आए कि पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता कब जोड़ा गया प्रस्तावना में, तो ये 1976, मूलतः प्रस्तावना में ये तीनों वर्ड नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी भाग 1 कहता है भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, ठीक है। भाग 2 बात करता है नागरिकता के बारे में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समाचार पत्रों की आज़ादी निम्न में संविधान के किस भाग में दिया गया है। समाचार पत्र हैं या फिर जो प्रेस वगैरह हैं उनकी जो आज़ादी है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 भाग हैं, आपको पता है तो अपना आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी संविधान के भाग 3 में ये प्रोविज़न दिया गया है समाचार पत्रों की आज़ादी। बात करते हैं किस में दिया गया। अब भाग 3 में हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में 6 हैं, मूलतः 7 थे। 7वां मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से हटा दिया गया मौलिक अधिकार की सूची से, और उसको संविधान के भाग 12 के 300 का आर्टिकल में शामिल कर दिया गया कानूनी अधिकार के रूप में। ये तो समझ में आ गया। अब इसमें जो भाग 3 में जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें ही दिया गया है ये प्रोविज़न समाचार पत्रों की आज़ादी। तो इस अनुच्छेद 19 के 19(1) का ए जो है आर्टिकल ये बताता है, ठीक है, प्रेस की आज़ादी या समाचार पत्रों की आज़ादी, ठीक है, जो कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक ना। भाग 1 क्या कहता है, भाग 1 कहता है भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। भाग 2 क्या कहता है, नागरिकता के बारे में बात करता है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिए गए हैं, नागरिकता में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। भाग 3 मैंने बता दिया। भाग 4 में जो दिया गया है वो DPSP है, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिया गया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपके सामने भारतीय संविधान में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक ना। संविधान के भाग 3 जो कि बताता है मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, तो इस धार्मिक आज़ादी की जो बात करता है, ठीक है, उसमें अनुच्छेद जो 26 है, 25 से 28 के बीच में जो 26 अनुच्छेद है वो बताता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का आपको अधिकार होता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 25 में है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए आबाद रूप से आप उसको मानने के लिए, आप उसको प्रचार करने के लिए आप आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। 27 में दिया गया है कि कोई भी धार्मिक संस्थान है वो मतलब आप कोई धर्म मान रहे हैं तो कोई भी मतलब उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स भुगतान नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। 28 में दिया गया है कि कोई भी संस्थान जो राज्य द्वारा फुली फंडेड है, मैंने राज्य उसको पूर्णतः फंडिंग कर रही है, ठीक है,
उस संस्थान में, तो उस संस्थान के द्वारा कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात कहता है कि मैंने राज्य सरकार के द्वारा फंडित कोई भी संस्थान, ठीक है, सरकारी संस्थान, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार निम्न में से किसके विरुद्ध हैं। जैसा कि मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में बता दिया इसके बारे में कि जो हमको मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं वो किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध, ऑप्शन बी है एक निजी कंपनी के विरुद्ध, ऑप्शन सी है सरकार और सरकारी संस्थानों के विरुद्ध, और ऑप्शन डी इनमें सभी के विरुद्ध। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार व सरकारी संस्थानों के विरुद्ध हमको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य किस तारीख से 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था, राज्य था, एक राज्य था। ठीक है, जब ये राज्य था तो भारत में कुल 29 राज्य थे। ठीक है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा उसे वापस ले लिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और उसको बांट दिया गया। मतलब उसको बांट दिया गया और 2 यूटीज़ के रूप में, यानी 2 संघ राज्य क्षेत्र या 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। ठीक है, तो ये प्रोविजंस लागू कब से हुआ था? तो ये लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था संविधान के अनुच्छेद 370 से, और बाकी वहाँ के एक और आर्टिकल है, बात करते हैं, हाँ, 35A अनुच्छेद 370 और 35A। अनुच्छेद 370 ये मतलब जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन उसमें ये था कि ये एक अस्थायी, मतलब एक अस्थायी प्रोविजन था। ठीक है, अस्थायी था, अस्थायी नहीं था, इसलिए सरकार इसको जब चाहे हटा सकती थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो फ्रेंड्स, आई होप इसको आप जानते होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, ये प्रोविजन जो लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक ना, बाकी आप जानते ही हैं ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का प्रोविजंस या फिर पद है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। ठीक है, बाकी विशेषाधिकार भी प्रणाली यहीं से ली गई है। ठीक है, बाकी बहुत सारे प्रोविजंस है। मैंने अब ज़्यादा लोगों को बताने तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ कहने का सेंस ये है कि मैं जितना भी यहाँ बता रहा हूँ, आप एक बार अपने से जाके जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं उनमें से सारी चीज़ों को आप ये देख लीजिएगा कि कौन सा प्रोविजंस किस देश के संविधान से लिया गया। इसलिए आपका एक बार अगर आपने पहले का पढ़ा हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड से भी कुछ प्रोविजंस लिए गए, जैसे राज्य के DPSP। ठीक है, राज्य के जो नीति निषेध तत्व है ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और राज्यपाल की जो मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन करता है, मतलब उनको मनोनीत करता है 12 लोगों को। ये जो प्रोविज़न है ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो फ्रेंड, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत का कोई भी नागरिक बिना भारतीय राष्ट्रपति की सलाह के विदेशों में कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर वो है, ये है ऑप्शन डी। तो संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत जो कि इसमें दिया गया है उपाधियों का अंत इसमें दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 18 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक जो है विदेशों में बिना राष्ट्रपति के सलाह के कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो दिया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 है और यही कहता है ये बात। ठीक है, बाकी इसमें 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 कहता है।
15 किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, मूल जात पात वगैरह, ठीक है, लिंग से के आधार पर उससे मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। 19 में दिया गया है, इसमें दिया गया स्वाधीनता का अधिकार दिया गया, ठीक है। इसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब भाषण और बोलने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। सभा और संघ बनाने का अधिकार दिया गया, कहीं घूमने का अधिकार दिया गया, कहीं जाकर भारत के अंतर्गत कहीं जाकर बस जाने का अधिकार दिया गया, व्यापार व आजीविका चलाने का अधिकार दिया गया, सब 19 के अंतर्गत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मूलतः किस अनुच्छेद में था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आई होप आप लोग कर जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट में बता सकते हैं, बट इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 31 में मूलतः जो संपत्ति का अधिकार था वो संविधान के अनुच्छेद 31 में था, ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ और उसके बाद से इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल करके कानूनी अधिकार की सूची में डाल दिया गया था और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत, ठीक ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 31, ठीक ना। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 जो कहता है वो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कहने का मतलब अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, राज्य सरकार आपका मौलिक अधिकार हनन कर रही है, राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी जो सरकारी के रूप में रजिस्टर्ड हो, कोई भी उनसे अगर आपका मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों के उपचार के लिए आप उससे रिट जारी करवा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अनुच्छेद 32 है। अगर यही चीज़ अगर हाई कोर्ट में कहें तो ये 226 अनुच्छेद 226 के तहत होता है। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार के उपचार के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 में ये है, इसमें जो भी लोग सेना में हैं, जो भी लोग आर्म फोर्स में हैं, ठीक है, उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधन, ठीक है। जो भी लोग आर्म फोर्स सेना में हैं उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधन की बात करता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद दिया गया 34 में, अगर भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आर्म फोर्स या फिर क्या बोलते हैं मार्शल लॉ लागू हो, ठीक है, तो वहाँ पे उस क्षेत्र विशेष के लोगों की जो नागरिकता का समाप्ति या प्रतिबंधन हो जाता है, वो अनुच्छेद दिया गया है 34 में, ठीक है। जैसे कहीं पे लागू हो राष्ट्रपति शासन वगैरह, ठीक है, तो वहाँ के लोगों में क्या होता है, वहाँ के लोग जो होते हैं संदेह के दायरे में होते हैं, ठीक है। वहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस वगैरह लगी होती हैं, ठीक है, वो किसी से भी संदेह के आधार पर उनसे पूछताछ कर सकती है, यहाँ तक कि उनको गोली चलाने का भी अधिकार होता है। तो ये अनुच्छेद 34 के तहत है। उन लोगों की जो नागरिकता है मतलब निलंबित, सस्पेंड रहती है वहाँ के लोगों की नागरिकता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में समझाने का प्रयास किया। कहीं कुछ गलती हो गया हो तो मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ। तो फ्रेंड्स इस 20 क्वेश्चन को आप प्लीज़ अभी इस वीडियो में याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा रहा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही 20 क्वेश्चन को लेके आएंगे और कैसा रहेगा आपका बस वेट रहेगा कि आप किस और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। वैसे मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है ड्रीम गोल 2, ठीक है। इसको आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बट चलते, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।